टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम अति पिछड़ा की राजनीति का सच में आप सबों का स्वागत है। और ये सच की चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं कि जो प्रयोग आज यूपी में योगी कर रहे हैं वो उस प्रयोग की धरती बिहार रही है। और जिस प्रयोग के सहारे मोदी राष्ट्रीय फलक पर अपने आप को अति पिछड़ा घोषित किया था, इसी बिहार के मुजफ्फरपुर में उसी फलक के सहारे हम इस अति पिछड़े की राजनीति का सच से हम आपको आज सरोकार करा रहे हैं कि इस राजनीति का सच क्या है, इस राजनीति की मिथ्या क्या है और इस राजनीति की हकीकत क्या है, और किस तरीके से इस राजनीति के सहारे बिहार पिछले 25 वर्षों से नीतीश के हाथों में है। किसी जमाने में कर्पूरी ठाकुर के हाथों में भी था, लेकिन जिस लड़ाई को कर्पूरी ठाकुर ने फेस किया, चंद दिनों के सत्ता के बावजूद ही, मतलब सत्ता में हाथ में आने के साथ ही वो लड़ाई नीतीश को फेस नहीं करना पड़ा। और जैसे जैसे अब नीतीश वो फेस कर रहे हैं, नीतीश किस तरीके से बिहार की राजनीति में हाशिए पर चले की ओर बढ़ रहे हैं, घोषी के परिणाम के सहारे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब लोहिया आए, पिछड़ावाद की राजनीति शुरू हुई और वो राजनीति अपने तरीके से चलती रही और कांग्रेस को एक दौर में उसी राजनीति ने चुनौती दी, कई राज्यों से उनके शासन को समाप्त कर दिया, लेकिन केंद्र की राजनीति को प्रभावित करने में 10 गुण लग गए। इस बीच बीपी सिंह आए और उसने मंडल आयोग लागू किया, और मंडल आयोग के बाद खास करके जो हिंदी बेल्ट के इलाके रहे, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ की राजनीति एक अलग दिशा में बढ़ी। और ये राजनीति वैसे भी पहले दबंग पिछड़ी जातियों के हाथ में ही था। जब लोहिया भी राजनीति पिछड़ा मांगे 100 में 60, जब वो नारा लगाए थे, जयदेव प्रसाद हरी हरी चूड़ियाँ वाले नारा लगा रहे थे, उस दौर में भी जो दबंग पिछड़ी जाति थी वो तमाम अन्य पिछड़ी जातियों के साथ गोलबंद होकर अगड़ी जातियों से लड़ाई लड़ा करती थी। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब वैचारिक लड़ाई का जब माहौल बनना शुरू हुआ, क्योंकि देखिए, जाति आधारित राजनीति ज़्यादा दिनों तक आप खींच नहीं सकते हैं। उसका जो नेगेटिव चीज़ है वो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन वैचारिक स्तर पर इसको आगे बढ़ाएंगे तो वो चीज़ें लंबे अंतराल तक चलता है। तो कर्पूरी ठाकुर उस राजनीति के, मतलब जो पिछड़ावाद में जो यादववाद था, यूँ कहें, क्योंकि पिछड़ा में उस दौर में यादव, कुर्मी, कोड़ी ही, यही 3 ऐसी जातियाँ थी जो एग्रेसिवली फॉरवर्ड से लड़ाई भी लड़ रहा था, जगह जगह पर आमने सामने टसल भी हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे इन जाति के हाथों में सवर्णों से सत्ता इन्होंने दखल किया, इनका जो अपना शोषण का तरीका था, मतलब शोषण का तरीका जो इन्होंने सवर्णों से सीखा, जिसके लिए इन्होंने हथियार उठाया या फिर वोट के चोट के सहारे उनको चुनाव हराया, वो सारी चीज़ें ये अपने समाज में जिसको पिछड़ावाद के सहारे इन्होंने जोड़ा था, उनके साथ भी वही करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता का उदय हुआ, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को बहुत मुश्किल हुआ यादव की राजनीति को नियंत्रित करना। बड़ी परेशानी उस दौर में उनको। हमारे यहाँ के हिमांशु जी थे, वो सब इनको, बहुत सारे यादव नेता उस दौर में हुए जो लगातार इनको परेशान करते रहे, और चाहकर भी वो आज़ादी के साथ जो पिछड़ों के लिए वो कर सकते थे। हालांकि रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का रिजर्वेशन उसी दौर में उन्होंने एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 बना कर दिया था, एक मजबूती दिया। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के साथ जैसे ही अन्य जो अगड़ी जाति के लोग थे वो जैसे ही हटे, राजनीति में उनके लिए
बड़ा मुश्किल हुआ बने रहना। लेकिन एक राजनीति उन्होंने बिहार में, जो दबंग पिछड़ी जाति है, उसके सहारे उन्होंने एक नई तरह की राजनीति जरूर खींची। लेकिन उस राजनीति को बने रहने के लिए जो आइडियोलॉग होता है, वैचारिक प्रतिबद्धताएं होती है समाजवाद का, उस वैचारिक प्रतिबद्धताओं में जो सभी जातियों का जो सहयोग रहता था वैचारिक रूप से, वो जैसे जैसे समाप्त हुआ, कर्पूरी ठाकुर भी हाशिए पर चले गए। स्वाभाविक तौर पर जो ये एक प्रक्रिया है, क्योंकि देखिए राजनीति केमिस्ट्री है, भले उसका प्रयोगशाला पटना हो, लेकिन उस प्रयोगशाला की प्रतिक्रिया गांव में होती है। गांव में हर वक्त उस प्रयोगशाला का लिटमस टेस्ट होता रहता है, और गांव कहिए तो 24 घंटा राजनीति का केमिस्ट्री वहां पकता रहता है। एक से एक फार्मूला इजाद होते रहता है कि काट निकाला जाए कैसे। और ऐसे में स्वाभाविक तौर पर जो मजबूत जातियां हैं वो अपनी केमिस्ट्री बनाए रखने के लिए अलग अलग तरीके की राजनीति वो करते रहते हैं समाज में। और वो राजनीति इतना मजबूत होता है कि वो प्रधानमंत्री का चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री का चुनाव हो, चाहे मुखिया का चुनाव हो, या सरपंच का चुनाव हो, या वार्ड पार्षद का चुनाव हो, उसको भेदना बहुत मुश्किल होता है। जब आप उस रूटेड जगह पर जब आप उस अध्ययन के लिए पहुंचेंगे तो ये सारी चीजें आप महसूस कर सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर इसलिए परेशान हुए कि जो उनके साथ सभी समाजवादी विचारधारा के जो लोग थे, वो जैसे ही जातिवादी राजनीति हावी होना शुरू हुआ, क्योंकि देखिए इस दोनों ऐसी धाराएं हैं ना कि तलवार पर चलने की जैसा है। थोड़ा भी बैलेंस आपको गड़बड़ाए तो फिर दुर्घटना तय है, कुछ न कुछ आपका कटेगा। जातिवादी राजनीति में का एक ये भी तरीका है, उसका फल केमिस्ट्री गड़बड़ाता है। ये चीजें हुई। बाद के दिनों में उसी फार्मूला को नीतीश कुमार ने लालू यादव को लेकर फार्मूला को लागू किया। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो कहा जाता था कि एक अति पिछड़ा का जो समीकरण नीतीश ने खड़ा किया, वो अब मतलब अवैध दुर्ग की तरह था, उसको लालू यादव भेद नहीं पा रहे थे। लेकिन वो एक अलग राजनीति का केमिस्ट्री आप देख रहे थे। समग्रता में अगर उस केमिस्ट्री को अगर आप समझना चाहेंगे तो उसके सहारे आप ये समझ सकते हैं कि घोषी का परिणाम क्यों प्रभावित हुआ, और संघ और मोदी क्यों इस परिणाम के बाद G20 में भी मोदी क्यों परेशान दिख रहे हैं भारत लिखकर, उस वजह को समझा जा सकता है। जी हां, अब जरा इन चीजों को गौर करिए। नीतीश कुमार का वो काल स्वर्णिम काल था, और उस स्वर्णिम काल में दिग्विजय सिंह इनको चुनौती दे दी है, और पार्लियामेंट का टिकट कटने के बावजूद भी वो निर्दलीय खड़ा हो गए। और वहां उन्हीं के शिष्य दामोदर राउत को उन्होंने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना दिया। हम 2009 के चुनाव की बात कर रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार का चमकता हुआ सितारा एकदम ध्रुव तारे की तरह ललहा रहा था, एकदम रोशनी से पूरा बिहार प्रकाशित। फिर भी दिग्विजय सिंह चुनाव जीत गए, क्योंकि यादव को लेकर जो राजनीति हुई बांका में, उस राजनीति की वजह से अति पिछड़ा दिग्विजय सिंह के साथ गोलबंद जरूर हुआ, और वो गोलबंदी तोड़ने की नीतीश ने कोशिश की, तो अति पिछड़ा जिसको पंचायत में उन्होंने आरक्षण दिया था, क्या नहीं दिया था, वो अति पिछड़ा दिग्विजय सिंह के साथ खड़ा रहा, दामोदर राउत के साथ नहीं आया। ये एक उदाहरण है कि अति पिछड़ा वोट का सेंटिमेंट क्या होता है, तरीका क्या होता है, उसकी केमिस्ट्री क्या है। उससे आगे आप बढ़िए 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन।
उत्कर्ष पर थे नीतीश कुमार, अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया था। सोचिए, उसी अति पिछड़ा वोट के बल पर। और हुआ क्या, मात्र 2 सीट जीते। और नालंदा जो उनका गृह जिला था, वहां बड़ा मुश्किल से चुनाव जीते या जबरन जीते, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मात्र 5-7 हजार वोट से वो जीते। पूर्णिया में एक अलग समीकरण हो गया, इस वजह से उनके उम्मीदवार जीत गए। उसके बाद सिर्फ वो लड़ाई रहे बेतिया में, जहां प्रकाश झा लड़ रहे थे, और मधेपुरा में शरद यादव। बाकी तमाम जगहों पर उनके प्रत्याशियों का जमानत जब्त हो गया। सारा अति पिछड़ा का जो उनका समीकरण था वो ध्वस्त हो गया, क्योंकि उस चुनाव में जो उनके साथ जो लालू यादव के राजनीति का जो खिलाफ करने वाला जो भोकल वर्ग था, वो साथ छोड़ दिया और वो मोदी के साथ चले गए। मतलब चारों नालचित जिसको कहते हैं ना, चारों नालचित हो गए नीतीश कुमार। उसके बाद नीतीश कुमार को फिर होश नहीं हुआ है। उसके बाद नीतीश कुमार की राजनीति देखिए किस तरीके से पटरी पर उतरनी शुरू हो गई। और 2019 के लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, वहां भी 100% कामयाबी इसलिए मिली कि जो लालू यादव के खिलाफ जो फोर्स लगातार लालू की आलोचना कर रहा था, जंगल राज की बात करने वाला जो फोर्स था, वो बीजेपी की वजह से इनके साथ खड़ा रहा और वो चुनाव जीते। लेकिन 2020 में जैसी चीजें गड़बड़ाई, वो गड़बड़ा गए। और आज चाहे वो कुढ़न्नी हारे हो, चाहे लालू यादव की पार्टी गोपालगंज आ रहा हो, उसकी वजह यही है कि देखिए, ये अति पिछड़ावाद की जो राजनीति है ना, ये राजनीति को बनाए रखना, रिदम में बनाए रखना, इसके लिए जो केमिस्ट्री की जरूरत है, उस केमिस्ट्री पर आपको हमेशा सावधानी पूर्वक काम करने की जरूरत है। तभी ये केमिस्ट्री बरकरार रह सकता है। क्योंकि ये जो अति पिछड़ा वोटर है ना, वो वोटर अपने पिछड़े ही समाज के जो दबंग जाति हैं उससे वो लड़ता है, और उसके लड़ाई में जो अन्य अगड़ी जाति हैं या जो अन्य मजबूत पिछड़ी जाति है, वो उनके साथ खड़ा रहता है, जो सिर्फ सत्ता के सहारे संभव नहीं है। क्योंकि वो केमिस्ट्री गांव में जिस तरीके से स्वरूप ले रहा है, वो काफी महत्वपूर्ण है। और वही केमिस्ट्री आज परेशानी का सबब बन गया है बीजेपी के लिए। घोसी के चुनाव में वो सारी समीकरण टूट गए। देखिए, अति पिछड़ा कोई वोट बैंक नहीं है, सिर्फ ये एक राजनीतिक शब्दावली है, जिस शब्दावली के सहारे बीजेपी भी और नीतीश कुमार भी राजनीति के नैरेटिव को बदलते रहे, मतलब बदल कर उन्होंने रखा। जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि ये नैरेटिव के पीछे एक बड़ी ताकत खड़ी हुई थी, और उसी ताकत की वजह से यूपी में योगी, बिहार में नीतीश और राष्ट्रीय फलक पर मोदी जीतते आ रहे हैं। जैसे ही ये समीकरण टूटा तो ये सारी जो शब्दावली गढ़ी गई है राजनीति में, अति पिछड़ा, 100 में मांगे पिछड़ा 60, जो चीजें कही गई हैं, वो ताश की पत्तों की तरह कई मौके पर देखने को मिला है बिखरते हुए। घोसी का परिणाम कुछ उसी और संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में इस प्रदेश की राजनीति नहीं, इस देश की राजनीति एक अलग तरीके से करवट लेने की मूड में है। अब देखना यह है कि धर्म का तरीका लगाकर इस राजनीति को कितने दिनों तक खींचा जा सकता है। जैसे बिहार में विकास के नाम पर और जंगल राज का भय दिखाकर नीतीश इस तरीका को आगे बढ़ाते चले और उस कामयाब होते रहे। मोदी उस तरीका को धर्म और हिंदू मुसलमान के सहारे, जो एग्रेसिव कास्ट है, जो मिलिटेंट कास्ट है, जो बूथ पर लड़ने वाला कास्ट है, उसको उसकी उत्तेजना को बनाए हुए है। और जैसे ही ये उत्तेजना कम हो रही है, या आपने
जाति के उम्मीदवार खड़े होने की वजह से, या फिर राजनीति में हाशिए पर पहुंचाने की रणनीति की वजह से जो एक माहौल बन रहा है पूरे देश स्तर पर, उसका असर जैसे ही जैसे गांव के केमिस्ट्री पर दिखने लगा है, चीजें बदलती हुई दिख रही है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि घोसी के सहारे जिन चीजों की राजनीति से कई दशक से चल रहा था, वो राजनीति पूरी तौर पर आज एक्सपोज हो चुका है कि जो केमिस्ट्री के सहारे नीतीश हो, योगी हो, मोदी हो कह रहे थे कि हम सत्ता में बने हुए हैं, वो केमिस्ट्री पूरी तौर पर एक्सपोज हो गया है। और उस केमिस्ट्री के पीछे जो कैटलिक एजेंट थे, जिसकी चर्चा एक रणनीति के तहत नहीं होता था, वो कैटलिक एजेंट मतलब उत्प्रेरक तत्व जो उस पूरे रासायनिक प्रक्रिया को तेज करता था, जिसकी बड़ी भूमिका रहती थी इस बदलाव के पीछे, उसको एक रणनीति के तहत उनको हाशिए पर पहुंचाने का जो उद्देश्य रहा, वो उद्देश्य अब चीजें जिस तरीके से बढ़ी हैं आगे दिखा रही है कि आने वाले समय में खेला होगा। और वो खेला कैसा होगा, अब हमारी आपकी नज़र उस पर टिकी होनी चाहिए, क्योंकि वक्त आ गया है कि ये जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित की जो राजनीति के सहारे एक अलग तरीके की जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, वो कोशिश अब पूरी तौर पर एक्सपोज होकर सामने आ गया है। अब ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस एक्सपोज के बाद अपनी रणनीति में क्या बदलाव करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि बदलाव होगा, और बदलाव होगा तो धर्म की राजनीति पर ये बदलाव बड़ा असर करे तो कोई बड़ी बात नहीं।